हेलो नमस्कार। वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज़ रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको कुछ हिंदी से अंग्रेजी के सेंटेंस बताने वाला हूँ कि हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। अर्थात एक जीरो लेवल से हम शुरू करते हैं। छोटे से छोटा वाक्य जो होता है वहीं से हम शुरू करते हैं और उसके बाद बड़े बड़े कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज मेरे छोटे बड़े सभी मित्रों को ये लाभ मिलने वाला है। आइए वीडियो को पूरा देखिएगा, बताते हैं। देखिए, सबसे पहले देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी। तो ऐसे जो है वाक्य जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो इसके छोटा सा एक रूल होता है। वो रूल क्या है कि बिना रूल बिना तो कोई चीज़ होती नहीं है। पहली बात तो ये छोटा सा एक रूल होता है। वैसे अगर मैं आप सभी चीज़ों के नाम बताऊंगा तो आप नाम से सीख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको काम ही सिखा देता हूँ कि वाक्य कैसे बनता है। तो ये एक सरल तरीका होता है बहुत ही, और इसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एक तरीका होता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लिखेंगे। वर्ब लिखेंगे, वर्ब किसी भी टेंस का हो सकता है। इसके बाद में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कुछ होगा तो हम उनको लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब भी आ सकता है। एडवर्ब यदि नहीं है तो हम अदर वर्ड को लिखेंगे, ओ डब्ल्यू, यानी अदर वर्ड यानी अन्य शब्दों को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पर कौन होगा कि सब्जेक्ट के स्थान पर जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है, ठीक है, या तो कोई नाउन होता है, या फिर सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन। तो आप ये समझ चुके हैं कि नाउन प्रोनाउन क्या है। अब उसके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन ने कोई कार्य किया है, जो एक्टिविटी ये कर रहा है, उस क्रिया को जो हम लिखेंगे, ये आपका ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट है तब तो ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। एक्शन वर्ब होगा ये। तो यहाँ हम एक्शन वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब हो जाएगा, एक्शन वर्ब। उसके बाद में यहाँ जो एडवर्ब लगाएंगे, इस ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा। ये देखना है, एडवर्ब क्वालिफाई करेगा वर्ब को, ये ध्यान रखना है कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या वो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या फिर वो किसी एडवर्ब को ही क्वालिफाई करेगा। ये तो होता है एडवर्ब का काम। और जो एडजेक्टिव होता है, विशेषण, वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है, उसकी ही विशेषता वो बताएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है, अब ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या है कि ऑब्जेक्ट कौन होगा। जैसे सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन बनता है, वैसे ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन ही बनता है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम नाउन का यूज कर सकते हैं, नाउन का यूज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम अगर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव रूप होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस। तो यह हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिखूं, तो ये मी हो गया। मी का मतलब क्या होता है, मुझे। और यू का मतलब क्या होता है, तुम्हें। अस का मतलब क्या होता है, हमें। और इसके बाद में हिम लिखें, हिम का मतलब क्या होता है, उसे। हर का मतलब क्या होता है, उसे। इट का मतलब उसे और या इसे। देम का मतलब होता है उनको। तो ये हमारे प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस है, ये प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट रूप है ये। अब नाउन तो किसी भी चीज का नाम होता है, आप समझते हैं, नेमिंग वर्ड होता है ये।
और उसके बाद में ये जो क्रिया है ये एक्शन वर्ब होगा। तो हमें यह देखना है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा हम पहचान में रखें। अब ये नाउन तो आप समझ चुके हैं कि नाउन क्या होगा। नाउन किसी चीज़ का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा। और अगर हम प्रोनाउन देखें तो प्रोनाउन जैसे मान लीजिए आई का मतलब क्या होता है मैं, वी का हिंदी क्या है हम, यू की हिंदी क्या है तुम या तुमने। आई का अर्थ है मैं या मैंने, वी का अर्थ है हम या हमने, यू का अर्थ है तुम या तुमने या आप या आपने। इसके पश्चात ही का मतलब है वह या उसने, शी का अर्थ है वह या उसने, और इट का अर्थ है इसे या उसे, और दे का अर्थ है वे या उन्होंने। तो इस तरह से हम इनको, ये चीज़ आपको बहुत ही जो है याद रखनी पड़ेगी। ये चीज़ आप याद रखेंगे तो आपको वाक्य बनाने में दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। और अब हम वाक्य की ओर बढ़ते हैं कि वाक्य कैसे बनता है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। सबसे छोटा जो है वाक्य कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए आज हम एग्जाम्पल के थ्रू एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम कहें कि वह खेलता है, तो ही लिखेंगे और ही के बाद क्या लिखेंगे प्ले, ही प्ले। और जब ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब के साथ भी एस लगा देंगे तो ये भी सिंगुलर बन गया, ठीक है ना। ही प्लेस वह खेलता है। अब वह नहीं खेलता ऐसे बनाना है, ठीक है ना। अब ही प्ले वह खेलता है तो ही आता है पुलिंग के लिए, यानी कि एक लड़के के लिए आता है ही। अब अगर मान लीजिए एक लड़की खेलती है तो उसके लिए क्या बोलेंगे सी प्लेस वह खेलती है। अगर मान लीजिए मैं खेलता हूं तो क्या होगा आई प्ले, मैं खेलता हूं। अगर मैं लिखूं हम खेलते हैं तो इसका क्या होगा वी प्ले। अब वर्ब में क्या फर्क आ रहा है ये आप देखना है कि अब देखिए कितना सरल है ये। ही के और सी के साथ में लगने वाली क्रिया के अंत में हमने एस लगाया है, लेकिन आई के बाद जो क्रिया आई हम इसमें कोई एस नहीं लगाए हैं, कुछ भी नहीं लगाए हैं, प्ले का प्ले रख दिया। आई प्ले मैं खेलता हूँ, वी प्ले हम खेलते हैं। अब यू के साथ अगर करें इस तरह से, यू प्ले आप खेलते हैं या तुम खेलते हो, ये हुआ। ही प्लेस वह खेलता है, सी प्लेस वह खेलती है, आई प्ले मैं खेलता हूँ, वी प्ले हम खेलते हैं, यू प्ले तुम खेलते हो। अगर मान लीजिए खेलने वाले दो लड़के हैं या दो लड़के हैं दो लड़की है, तो इसका मतलब कहने का मेरा अभिप्राय है कि बहुवचन है वो। तो अब क्या करेंगे, बहुवचन में हम क्या करते हैं दे लिखते हैं, दे प्ले वे खेलते हैं, ये हुआ। तो अब देखना ये है कि परिवर्तन कहाँ आया है। परिवर्तन सिर्फ इन दो में आया है और बाकी चीजें, बाकी जो देखिए आई के साथ में वही क्रिया है, वी के साथ भी प्ले लिखा है, यू के साथ भी प्ले लिखा है, डे के साथ भी प्ले लिखा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो क्रिया इनके लिए लगा है अभी इसमें कोई फर्क नहीं है। देखिए ये इतना सरल होता है। अब इसको अगर हम नकारात्मक बना देते हैं, जैसे मान लीजिए ये फुल स्टॉप लगा रहे हैं, फुल स्टॉप का मतलब है कि वाक्य जब समाप्त हो जाता है तो हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। और वाक्य यदि समाप्त नहीं हुआ है, हमें कुछ और कहना बाकी रह गया है, तो कोमा लगा देते हैं। कोमा के बाद में हम दूसरी एबीसीडी वाले अक्षर का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब क्या है कि अगर मान लीजिए हम लिखते हैं कि अब वह खेलता है ये लिखा है, वह नहीं खेलता है ये बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले वह नहीं खेलता है, ठीक है ना, ये बन गया। सी प्लेस वह खेलती है, वह नहीं खेलती है ऐसे बनाना है, तो हम कैसे लिखेंगे, अब कैसे लिखना है ये, वह नहीं खेलती है तो क्या लिखेंगे सी डज नॉट। हम इसको डजंट भी कर सकते हैं, इसके एब्रिविएशन लिख सकते हैं, जिसे डज नॉट फुल फॉर्म है, हम इसको शॉर्ट करके हम कंट्रेक्शन करके हम इसको डज नॉट को डजंट लिख सकते हैं कंट्रेक्शन, और इसका कंट्रेक्शन डज नॉट का क्या होगा डजंट हो जाएगा। तो सी डज नॉट प्ले वह नहीं खेलती है, ठीक है ना, ये नेगेटिव हो गया। अब आई प्ले मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ ऐसे बनाना है, तो आई डोंट प्ले ये कंट्रेक्शन हो गया इसका, आई डोंट प्ले मैं नहीं खेलता हूँ, ये हुआ। अब वी प्ले हम खेलते हैं, तो इसका बनाना है हम नहीं खेलते हैं, तो वी डोंट प्ले हम नहीं खेलते हैं, ये हुआ इसका। ये
नेगेटिव हुआ। यू प्ले तुम खेलते हो, तुम नहीं खेलते हो, ऐसे बनाना है तो यू डोंट प्ले, यू डोंट, ये डोंट क्या है, कंट्रैक्शन है, डू नॉट का कंट्रैक्शन क्या होगा, डोंट। यू डोंट प्ले तुम नहीं खेलते हो, ये हुआ। दे प्ले वे खेलते हैं, वे नहीं खेलते हैं, ऐसे बनाना है तो क्या होगा, दे डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, वे नहीं खेलते हैं। तो पहले ये चीजें आपको आनी जरूरी है, क्योंकि आप पॉजिटिव वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। क्योंकि बोलने में कभी हम सकारात्मक बोलते हैं, कभी नेगेटिव वाक्यों का भी यूज करना पड़ता है बोलते समय, कभी हम क्वेश्चन भी बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलने पड़ जाते हैं। तो जो हम बोलते हैं तो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन 3 चीजों पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अब देखिए, अब नेगेटिव के बाद में हम अगर प्रश्नवाचक बनाएं तो ही प्लेस, वह खेलता है, क्या वह खेलता है, तो क्या करेंगे, डज को हम पहले लगा लेंगे, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है, ये बन गया, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। अब सी के लिए सी प्लेस वह खेलती है, डज सी प्लेस प्रश्नवाचक बन गया। डज को पहले लगाने से इसका अर्थ क्या बनता है, क्या, क्या डज ही, क्या वह, डज सी, क्या वह, ठीक है ना। तो डज सी प्ले, क्या वह खेलती है। अब हमने डज जो लगाया तो प्ले के अंत में जो एस लगा हुआ है यहाँ, इस एस को हटा देते हैं, ऐसा नियम है। तो डज सी प्ले, क्या वह खेलती है। अब इसके अंत में इंट्रोगेशन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ठीक है ना। अब आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, अगर मान लीजिए इसको हम प्रश्नवाचक बना देंगे तो कैसे बनाएंगे, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। तो इसका मान लीजिए वैसे ये है, डू आई प्ले, कभी व्यक्ति खुद से क्वेश्चन नहीं करता, वैसे तो ये सही नहीं बैठता है, लेकिन क्या है कि हम एक वाक्य का जो सेंस है उसको स्पष्ट करने के लिए हम इस प्रकार का यूज कर रहे हैं। अन्यथा आई को हम यू बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या मैं खेलता हूँ, तो व्यक्ति कभी खुद से नहीं बोलता है कि मैं क्या मैं खेलता हूँ, ये पूछने वाली बात नहीं है, क्योंकि खुद तो जानता है, ये बात दूसरों से पूछी जाने वाली होती है। दूसरा व्यक्ति किसी और से पूछता है कि डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, तो वो क्या, यस आई डू, क्या आप खेलते हैं, यस आई डू, हाँ मैं खेलता हूँ। अगर मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं खेलता, तो ये मतलब हुआ। तो आगे देखते हैं, तो क्या है कि आई प्ले, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, तो इस तरह से आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। वी प्ले, हम खेलते हैं, डू वी प्ले, और ये क्या हुआ कि डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं। देखिए बहुत ही आसान है बोलना लिखना सब। यू प्ले, तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, तो हम डू को पहले लगा लेंगे, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। अब बहुत ही आसान चीजें हैं ये। अब यही है जहां से अंग्रेजी शुरू होती है। अगर मान लीजिए यहीं से, अगर मान लीजिए छोटी छोटी चीजें हैं, यहीं से आप अगर सीख लेते हैं। यहाँ मैंने क्या लगाया, सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दो ही चीजें, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है हमने, ठीक है ना। क्या खेला ये नहीं बताया गया है, खेल क्या करता है ये बताया है, कौन करता है और क्या करता है, ये दो ही चीज बताई है, लेकिन क्या खेलता है ये नहीं बताई गई है। तो हमने इसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब का ही यूज किया है। अब क्या है कि दे प्ले वे खेलते हैं, क्या वे खेलते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, डू दे, डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। अब कुछ सेंटेंस और देखिए आगे, बहुत ही सरल है इनको लिखना और बोलना। और ये तो जब आप पहले छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे तो स्वतः ही आप बड़े बड़े वाक्य बनाने लग जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर हम यह लिखना चाहते हैं, अब थोड़ा सा बड़ा वाक्य मान लीजिए, जैसे अगर हम कहें कि मैं जैसे मान लीजिए अगर लिखें कि मैं भोजन खाता हूँ, ठीक है ना, भोजन खाता हूँ यानी भोजन खा रहा हूँ। अगर मान लीजिए भोजन खा रहा हूँ और भोजन खाता हूँ, इसमें दो प्रकार की सेंस आ रहा है। तो सेंस ये है कि एक, जैसे मान लीजिए व्यक्ति एक पहली बार को कोई काम कर रहा है ना, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखते हैं, पहली बार। अगर वो कार्य हमेशा करता है तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं लिखा जाएगा, वो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, मैं भोजन खाता हूँ, ये मैं रोज करता हूँ ना, इसलिए मैं भोजन खाता हूँ, मैं भोजन खाता हूँ, ऐसे लिखना है आपको, मैं भोजन खाता हूँ। तो इसको कैसे लिखते हैं, आइए इसको जान लेते हैं। आई, अब जैसे मान लीजिए आप ईट भी लिख सकते हैं,
मैं खाता हूँ, ठीक है ना। आई टेक भी लिख सकते हैं, टेक भी सही है आपका, आई टेक मैं खाता हूँ, ठीक है ना। लेता हूँ तो खाता हूँ, लेऊंगा तो खाने के लिए ही लूंगा ना, देखने के लिए थोड़ी लेता हूँ मैं। तो आई ईट मैं खाता हूँ, या आई टेक मैं लेता हूँ अर्थात मैं खाता हूँ। आई हैव मैं खाता हूँ। तो अब क्या है कि ईट का, टेक का और हैव का, तीनों का अर्थ खाना पीना होता है। आप इन तीनों का यूज खाने के लिए कर सकते हैं और पीने वाली चीजों के लिए भी कर सकते हैं। अब क्या है कि आई ईट, आई टेक, आई हैव, आगे आप क्या लिखेंगे, फूड, मैं भोजन खाता हूँ, ये हुआ। आई ईट फूड मैं भोजन खाता हूँ, आई टेक फूड मैं भोजन खाता हूँ, आई हैव फूड मैं भोजन खाता हूँ। तो इसका मतलब एक छोटा सा ही वाक्य मैंने आपको बताया है। अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या हुआ कि अब इसमें सब्जेक्ट भी, ये सब्जेक्ट है और ये हमने किसका यूज किया, वर्ब का, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका अर्थ क्या से निकलता है। यानी कि आप व्हाट से, अगर वर्ब से क्वेश्चन के व्हाट लेकर के क्वेश्चन करेंगे वर्ब के साथ, तो अगर व्हाट का कोई जवाब मिला, क्या का अर्थ आ रहा है, तो फिर वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर क्या का अर्थ नहीं आ रहा है तो हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं। अगर आता है होम से अगर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, होम से क्वेश्चन करेंगे किसको, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए होम से क्वेश्चन करेंगे, वर्ब में होम लगाएंगे, वर्ब में होम लगा के क्वेश्चन करेंगे, किसको वाला अर्थ आता है तो हमारा वो ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें जान नहीं होती है, ठीक है ना। बेजान वस्तु होती है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जानदार वस्तु यानी कि मनुष्य, प्राणी अगर है कोई तो वो जानदार है, ठीक है ना, वो सजीव है, कहने का तात्पर्य। सजीवों के लिए हम, सजीव जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अगर, और ये जो निर्जीव वस्तु होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इतना फर्क होता है। फर्क इतना है कि अब जैसे मान लीजिए हमें जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे, आइए बताता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखना पड़े कि मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो टीच आई टीच हिम मैं उसे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। आई टीच हिम मैं उसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश। मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो ये एक छोटा सा ही वाक्य है, पर इसमें आई टीच मैं क्या काम करता हूँ, टीच करता हूँ अर्थात पढ़ाता हूँ। किसको पढ़ाता हूँ, किसको, किसको आया ना, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ये हिम क्या है, एक सजीव है, यानी जानदार, जान है इसमें। और बेजान कौन है, इंग्लिश। इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है, ये बेजान, ये कोई व्यक्ति नहीं है। तो अब क्या है कि हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, डायरेक्ट को बाद में लिखते हैं। ये एक अच्छे तरीके का नियम होता है। एक अच्छा नियम होता है कि हम इनडायरेक्ट को पहले लिखें और डायरेक्ट को बाद में लिखें। अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट को पहले लिखें, इनडायरेक्ट को बाद में लिखें, तो क्या होगा, हमें टू लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो अब ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ठीक है ना, ये एक्शन वर्ब है। आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। किसको पढ़ाता हूँ, उसे पढ़ाता हूँ ना। तो हमें यहाँ टू लिखना पड़ेगा, टू हिम। अब ये टू लगाना पड़ा। अब डायरेक्ट को पहले लिखा और इनडायरेक्ट को बाद में लिखा, तो बीच में क्या लगाना पड़ा, टू लगाना पड़ा। कभी कभी ऐसे भी वर्ब आते हैं जहाँ हमें फॉर भी लगाना पड़ता है, कभी कभी ऐसे भी वर्ब आते हैं जहाँ हमें ऑफ भी लगाना पड़ता है। तो ये वर्ब के अनुसार होता है। तो प्रेपोजिशन जो भी आता है ना, वो ऑब्जेक्ट के लिए ही आता है, यानी कि नाउन के लिए आता है, कभी वो वर्ब के लिए नहीं। तो आगे आप देखिएगा, तो आई टीच इंग्लिश टू हिम मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये हुआ। मैं उसे, यानी मैं उसको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आप पहले सब्जेक्ट को बोलेंगे, उसके बाद में हिंदी इधर से बनाइएगा, बिल्कुल हिंदी सही बनेगी। जैसे आई टीच हिम इंग्लिश मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये हुआ। या आई टीच इंग्लिश टू हिम मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं उसको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो ये हुआ। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप फर्क समझ चुके हैं। तो इस तरह से जो कार्य वन टाइम होता है ना, वन टाइम एक्शन जो होगा उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखेंगे। और एक बार से अधिक बार अगर मान लीजिए कोई एक्शन हम करते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमें लिखना हो कि वह वह
वह जैसे क्रिकेट खेल रहा है मान लीजिए, तो वह क्रिकेट खेल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ही वह क्रिकेट खेल रहा है। तो ये आज ही उसने शुरू किया है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है वन टाइम है ये। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अब प्ले के साथ में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, रहा रही के लिए। आईएनजी का मतलब होता है जब हम फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी का मतलब क्या हुआ, रहा रही रहे, इसकी हिंदी ये होती है। और ये भी आपको याद रखना है कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म के अंत में ही आईएनजी लगा करती है, सेकंड फॉर्म के या थर्ड फॉर्म के कभी आईएनजी नहीं लगती है। पास्ट टेंस वर्ब में या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कभी भी हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। तो अब ये क्या है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूस हो। तो अब चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, जहाँ कंटिन्यूस है वहाँ वर्ब में आईएनजी जरूर लगेगी। तो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो क्रिकेट, अब क्रिकेट एक खेल का नाम है, अब यहाँ हमें दी नहीं लगानी है। अब ऐसा नहीं है कि ही इज प्लेइंग दी क्रिकेट, ये गलत हो जाएगा। तो खेलों के नाम के आगे कभी दी नहीं लगता, ये ध्यान रखना है। तो नाम के आगे दी नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए किसी भी शहर का नाम है, आप कोई भी शहर का नाम लिखना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए जयपुर लिखना चाहते हैं, तो जयपुर सीधा लिखेंगे, दी जयपुर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि नाम है, नाम के आगे प्रॉपर नेम जो होता है, प्रॉपर नाउन जो होता है, उसके आगे कभी दी का यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो खेलों के नाम, ये खेलों के नाम है, खेल के नाम के आगे दी का यूज नहीं करते हैं। तो आपको कुछ चीजें ऐसी देखनी होगी, जैसे मान लीजिए दिनों के नाम होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये दिनों के नाम है, इनके आगे हम दी का यूज कभी नहीं करते हैं। अब जैसे जनवरी, फरवरी, ये जो महीनों के नाम है, इनमें भी हम दी का यूज नहीं करते हैं, दी जनवरी ऐसे नहीं बोलते हैं, सीधे बोलते हैं जनवरी, इन जनवरी, जनवरी में, इन फरवरी, फरवरी, ठीक है ना। तो फरवरी के जो है, ये जो महीनों के नाम है, हम उसमें कभी भी दी का यूज नहीं करते हैं। और व्यक्ति के नाम के आगे कभी हम दी का यूज नहीं करते। जैसे मान लीजिए अब हम हैं, आप हैं, जिस किसी का भी कोई ना कोई तो नाम जरूर होगा, इंसान, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई नाम जरूर है, और उस नाम के आगे कभी हम दी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना होगा। किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे, किसी भी वस्तु के नाम के आगे, जो प्रॉपर नाउन कहलाता है, उसके आगे कभी दी का यूज हम नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब कब खेल रहा है, अब। तो अब अगर खेल रहा है ना, तभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। बोलते समय जो हम, यानी बोलते समय हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसको हम कंटिन्यूअस में लिखते हैं। बोलते समय जो काम हो रहा है, उसको कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, वह अब क्रिकेट खेल रहा है, ये बन गया। अब मान लीजिए अगर नहीं खेल रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, ये नॉट लग गया। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउ, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में बदलना हो, तो इसको पहले लिखिएगा यहाँ, इज ही प्लेइंग क्रिकेट नाउ, क्या वह अब क्रिकेट खेल रहा है, ये बन जाएगा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये नेगेटिव भी बन जाएगा। इस प्रकार से नोट को कहाँ लगाना है, नोट को सहायक क्रिया के बाद में और मुख्य क्रिया के पहले लगाते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के ठीक पहले, ये स्थान होता है इसका, ये नोट का लगाने का। तो ये जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से हम कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। अब लिखना है, जैसे मान लीजिए अगर वो कहे कि वह भोजन बना चुकी है, ऐसे लिखना है। तो सी बना चुकी है, सी हैज कुक्ड, वह बना चुकी है, सी हैज कुक्ड, यानी काम, एक्शन जो है कंप्लीट हो गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। इस टेंस का यूज हम क्यों करते हैं, कोई भी एक्शन है वो भूतकाल में शुरू हुआ और अभी अभी वो पूरा हुआ है, यानी उसमें बकाया कुछ भी नहीं है, वो पूरा हो चुका है, यानी घटना के घटित होने से पहले का समय जब हमें बताना है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो सी हैज कुक्ड, वह पका चुकी है, क्या, अब मान लीजिए भोजन पका चुकी है, कब का भोजन है, अगर वो शाम का भोजन है तो द इवनिंग मील कर दीजिएगा, द इवनिंग मील। अब मील भी भोजन को कहते हैं, फूड भी भोजन को कहते हैं, आप मील लिख सकते हैं। तो सी हैज कुक्ड द इवनिंग मील, वह शाम का भोजन पका चुकी है, बना चुकी है, मान लीजिए। अब वह शाम का भोजन नहीं बना चुकी, ये लिखना है, तो हमें यहाँ नोट का यूज करना होगा, यहाँ हमें नोट लगाना पड़ेगा। सी हैज नॉट कुक्ड द इवनिंग मील येट, अब हमें येट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये नेगेटिव के साथ साथ में अभी तक उसने खाना नहीं पकाया है, भोजन नहीं पकाया अभी तक, तो तक, अभी तक के लिए हम क्या लगाएंगे, येट।
येट का यूज है, या एज येट का यूज है, या ऑलरेडी का यूज है, जस्ट का यूज है, रिसेंटली का यूज है, ठीक है ना, या हम ऑलरेडी का यूज करते हैं। ये जो है या एवर का यूज है, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, ये एडवर्ब कहलाते हैं। ये एडवर्ब है, ये इनका यूज हम यहाँ करते हैं। तो देखना है कि अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं तो नोट को हटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो सी हैज कुक्ड इवनिंग मील हो गया। अब हमें क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए अब हम लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब कि तुम जाओ, ऐसे लिखना चाहते हैं तो यू गो, ठीक है ना, गो, तुम जाओ, यू गो, तुम जाओ। तुम जाते हो ये भी बन जाता है इसका, तुम जाते हो ये भी बन जाएगा, तुम जाओ ये भी बन जाएगा। तो तुम जाते हो, तुम जाओ, तो ये हो गया। अब अगर मान लीजिए हम ये कहना चाहते हैं कि जाओ, तो फिर क्या करेंगे, जाओ के लिए क्या करेंगे, गो। तो पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, गो, जाओ, ठीक है ना। कहाँ जाओ, वहां जाओ, या उसके पास जाओ, ठीक है ना। तो या उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। मान लीजिए उसके साथ जाओ तो गो विथ हिम, ये लिखना है, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ, ये हुआ। उसके साथ मत जाओ, तो कैसे लिखेंगे इसको, डोंट। अब क्या हुआ, डोंट क्या है, ये कंट्रैक्शन फिर से है, यानी नेगेटिव वर्ड को फुल फॉर्म में नहीं लिख करके हम उसको शॉर्ट करते हैं, इसको कंट्रैक्शन कहते हैं, और कंट्रैक्शन को डोंट बना देते हैं। देख लीजिए, तो इस तरह से डोंट बन गया ये, डोंट गो विथ हिम, उसके साथ मत जाओ, ये हुआ, उसके साथ मत जाओ, ठीक है। तो ये इनकार किया गया, इसमें रोका गया है, यानी कि मना किया गया है, नेगेटिव कमांड है कि डोंट गो विथ हिम, उसके साथ मत जाओ, ठीक है ना। अब इस तरह से हमने इसको यूज किया, तो अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अगर मान लीजिए हमें लिखना है कृपया उसके साथ जाओ, तो कृपया उसके साथ जाओ, तो कैसे लिखते हैं, प्लीज गो विथ हिम, कृपया उसके साथ जाओ। कहाँ जाओ, ये टू लगा करके, मान लीजिए अगर हमें कोई बताना है कि बाजार जाओ, तो प्लीज गो विथ हिम टू मार्केट कर देंगे, ठीक है ना। तो आगे हमें टू लिखना है, टू दी पोस्ट ऑफिस जाना है तो टू दी पोस्ट ऑफिस हो जाएगा। अगर विद्यालय जाना है तो स्कूल हो जाएगा, प्लीज गो विथ हिम टू स्कूल, कृपया उसके साथ स्कूल जाओ, ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब कहीं कोई स्थान का नाम नहीं है तो हमें इतना ही बनाना है, आगे नहीं बनाना है। तो प्लीज गो विथ हिम, कृपया उसके साथ जाओ, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम इसको मान लीजिए कि कुछ इस तरह से बनाना चाहते हैं कि अब जैसे मान लीजिए अब लिखना चाहते हैं कि तुम वहां क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम, तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्या क्या के लिए क्या लिखेंगे, वाट आर यू। अब वहाँ क्या कर रहे हो, करने को क्या बोलते हैं, डू एक एक्शन वर्ब है ये, यानी कोई काम हाथ पैर से हिला करके कोई काम किया जाता है उसको हम डू करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखना है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना, तुम क्या कर रहे हो, देयर का मतलब है वहाँ, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तो अब जैसे मान लीजिए इधर आओ, तो कैसे लिखते हैं, कम हियर, इधर आओ, ये इतना सही बोलना पड़ा आपको, ज्यादा नहीं बोलना पड़ता इसमें, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कहना है कि बैठ जाओ, ठीक है ना, तो जैसे कुर्सी पर बैठ जाओ, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सिट ऑन द चेयर। तो हम यहाँ दी का यूज क्यों कर रहे हैं, ये डेफिनेट नाउन के आगे हम दी का यूज करते हैं। जो चीज हमें मालूम है कि ये चेयर है, इसमें कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि वो सत्य में है, यानी डेफिनेट है वो, तो ठीक है ना। जो चीज हमें प्रत्यक्ष में दिखाई दे रही है और वो है, तो हम क्या करेंगे, दी का यूज कर सकते हैं। तो सिट, जिसे आप भी जानते हैं कि वो चेयर है, मैं भी जानता हूं कि वो चेयर है, हम दोनों तरफ से जानते हैं कि वो ये चीज है, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे दी का यूज कर सकते हैं। यानी वह घटना जो पहले घटित हुई है, मैं जानता हूं आप नहीं जानते हैं, तो हम वहां दी का यूज नहीं कर सकते हैं। हम दी का यूज तभी करेंगे ना जब आप भी उसको जानते हैं और मैं भी जानता हूं, दोनों तरफ से जानते हैं, फिर हम उस पर कोई बात करते हैं, तो हम दी का यूज कर सकते हैं उस पर। तो ये होता है। या हम मान लीजिए साधारण तौर पर कहें, जैसे मान लीजिए आमतौर पर ये देखने में आता है कि
पहली बार हम किसी संज्ञा का यूज करते हैं तो ए या एन का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, नाउन को देख करके स्वर या व्यंजन करके हम, अब मान लीजिए अगर व्यंजन है तो हम ए लिख देते हैं, अगर स्वर का नाउन का जो प्रथम अक्षर है मान लीजिए अगर वो स्वर से आ रहा है तो एन कर देंगे, या हम मान लीजिए डेफिनेट नाउन करना चाहते हैं तो उसको हम डी लगा देंगे, डेफिनेट नाउन, या पहचान बताने के लिए हम डी का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से तो अब कि देखना ही है कि जब हम दूसरी बार किसी संज्ञा का यूज करते हैं तो डी का यूज कर लेते हैं, पहले तो ए का यूज करेंगे या एन है तो एन का यूज कर लेंगे, लेकिन दूसरी बार हम उसी संज्ञा का यूज करेंगे तो डी लगा देंगे उसके लिए, तो ये आपको देखना होगा। तो सीट ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठ जाइए, ठीक है ना, कुर्सी पर बैठ जाइए। तो अब जैसे मान लीजिए तुम यहाँ मत बैठो, ऐसे लिखना है, तुम यहाँ मत बैठो, तो यू, अब तुम यहाँ मत बैठो तो यू शुड, हमने उसको राय दे दी है ना, हमने उसको राय दे दी, तुम यहाँ मत बैठो, तुम यहाँ नहीं बैठना चाहिए, तुम यहाँ नहीं बैठो, तो यू शुड नॉट, यू शुडंट कर दीजिएगा, यू शुडंट सिट हियर, यू शुडंट सिट हियर, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, अर्थात तुम यहाँ ना बैठो, ठीक है ना, तुम यहाँ मत बैठो, तो तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। तो ये तो हो गया एक राय, यानी हमने कोई अपना अपना राय दिया है, अपनी ओपिनियन, जब व्यक्ति अपनी राय देता है या राय लेता है तो हम शुड का यूज करते हैं, अगर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाई देती है तो हम मस्ट का यूज कर लेते हैं, अगर साधारण पॉसिबिलिटी है तो हम वहाँ मे का यूज कर सकते हैं, जब 50-50% हो जाती है, 50% नेगेटिव होती है, 50% पॉजिटिव होती है, तो हम मे का यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ उसके बारे में। जब मान लीजिए अगर हम कि संभावना बहुत कम है, बहुत कम संभावना दिखाना चाहते हैं तो हम माइट का यूज कर सकते हैं, मॉडल के तौर पर देखा जाए तो ये माइट का यूज करेंगे, यानी 20 to 30% के बीच हम माइट का यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाना है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, तो हमें मस्ट का यूज करना होगा। तो अब जैसे जरूरी तौर पर हम किसी को सलाह देना चाहते हैं, परामर्श देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं कि उसको ये काम जरूर करना चाहिए, तो हम मस्ट का यूज कर देंगे, मस्ट का यूज कर सकते हैं। साधारण तौर पर अगर मान लीजिए हम एडवाइस कर रहे हैं किसी को तो हम शुड का करेंगे, ठीक है ना, माने या नहीं माने ये उस पर डिपेंड है, तब हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। अगर हम मस्ट का यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि मेरी तरफ से तो भाई ये है, जरूरी है, तेरे को ऐसा करना ही चाहिए, अर्थात तुम ऐसा जरूर करोगे, ये हो जाएगा इसका। चलो आगे देखते हैं। ये इसके बाद में हम क्या करते हैं कि ये ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब आपको लिखना है कि वह रो रही है, मान लीजिए वह रो रही है, ऐसे लिखना है, तो क्या लिखेंगे, सी इज क्राइंग, सी इज क्राइंग, क्राइंग का वैसे क्राइंग में चिल्लाना भी होता है, वैसे रोना भी है, तो सी इज क्राइंग, वह चिल्ला रही है, वह रो रही है, ठीक है ना, वह रो रही है, कहाँ रो रही है, तो आउटसाइड यानी बाहर, आउटसाइड, सी इज क्राइंग आउटसाइड, वह बाहर रो रही है, यानी अंदर नहीं है, वो बाहर रो रही है कहीं, ठीक है। तो अभी हुआ वह, अब जैसे ये हमने कंटिन्यूस में किया, अगर हम लिखना चाहते हैं कि वह इस समय लिख रही होगी, तो अब इसमें वह इस समय लिख रही होगी, तो ये बनाना चाहते हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, शी विल बी राइटिंग, वह लिख रही होगी इस समय, तो शी विल बी राइटिंग एट दिस टाइम, वह इस समय लिख रही होगी, ठीक है ना। तो बात हुई कि इस समय की बात। अब जैसे मान लीजिए वह इस समय लिख रही होगी, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये तो टेंस के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, लेकिन अब एट दिस टाइम लिख करके हम इसमें टुमारो लिखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भविष्य के लिए हम इसका यूज करते हैं। फ्यूचर, अगर मान लीजिए फ्यूचर के जो एक्शन है वो अगर बताना चाहते हैं हम, एट दिस टाइम टुमारो, या एट दिस टाइम, या दिस मोमेंट नेक्स्ट डे, ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो वर्तमान की बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ विल के स्थान पर क्या कर देंगे, वुड, क्या करेंगे, वुड, तो वुड में अब पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, संभावना दिखाई देती है कि वह क्या कर रही होगी, ठीक है ना। तो इसमें यह है कि शी वुड बी राइटिंग एट दिस टाइम, वह इस समय लिख रही होगी, ठीक है ना, क्या कर रही होगी ये हमें नहीं पता, हम बस अंदाजा लगा रहे हैं कि वो ऐसा कर रही होगी। तो अब क्या करते हैं, अगला देखिए। अब मान लीजिए हमें लिखना है कि जैसे मान लीजिए आप एक पौधा लगाइए, ऐसे बोलना है, आप एक पौधा लगाइए, तो आप कृपया करना चाहते हैं, तो प्लीज
क्या करेंगे प्लीज, जैसे मान लीजिए प्लांट, प्लीज प्लांट ए ट्री। आप एक, जैसे मान लीजिए सैपलिंग कर दीजिए, प्लांट ए ट्री, आप एक पेड़ लगाइए, ठीक है ना, ये हुआ। तो प्लीज प्लांट ए ट्री। अब हमने प्लांट क्यों किया, प्लांट खुद भी एक पौधा होता है, ठीक है ना, लेकिन हमने इसको वर्ब की तरह यूज किया है। तो प्लांट का मतलब है रोपना, गार्डना, ठीक है ना, प्लांटेड, प्लांट, प्लांटिंग, प्लांटेड, प्लांट्स, तो ये वर्ब के रूप बनते हैं इनके। तो प्लीज प्लांट ए ट्री, कृपया एक पेड़ रोपिए, लगाइए, ये हुआ। अब मान लीजिए अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, ये लिखना चाहते हैं, प्लीज प्लांट मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, ठीक है ना, अधिकाधिक बोलते हैं ना, प्लीज प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, कृपया अधिकाधिक पेड़ लगाइए, मोर ट्रीज, ये हो गया, इन बहुवचन देना है फिर आगे आपको, प्लीज प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। अब उगाइए लिखना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लांट को हटा देंगे, ग्रो कर देंगे, क्या कर देंगे, ग्रो, GROW। इसमें क्या हुआ, प्लीज ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ उगाइए, ये भी हुआ। तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए अब लिखना है कि हंसो, तो हंसो लिखना है तो क्या लिखोगे, अब लाफ कर दें सीधा, LAUGH, लाफ, हंसो। इसका मतलब हंसना नहीं हुआ। अगर मान लीजिए आप इसका अर्थ बनाते हैं कि लाफ में क्या होता है, हंसना, हंसना नहीं होता है, क्योंकि ये लाफ है, लाफ का मतलब है हंसो, किसी ने कहा है, ठीक है ना, तो कि हंसो, तो इंपरेटिव सेंटेंस है ये। इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि हम या तो कमांड करते हैं, या मान लीजिए हम प्रार्थना पूर्वक किसी को कुछ कहना चाहते हैं, या आश्चर्यजनक जो भी वाक्य जो होता है हम उसको मान लीजिए, अब जैसे फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो अब क्या बोलेंगे इसको कि खेल, ये लाफ, लाफ मीनिंग हंसो, ठीक है ना, हंसो। अब हंसो ये लिख दिया, मत हंसो ऐसे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, डोंट, अब डू नॉट का कंट्रैक्शन क्या होगा, डोंट, डोंट लाफ, मत हंसो, मत हंसो, लाफ, ठीक है ना। अब ऊपर वाले में थोड़ा संशोधन कर दें कि चौथे में देखो कि लाफ हियर, यहाँ तुम हंसो, ठीक है ना, हियर, लाफ हियर, इधर हंसो, उधर मत हंसो, नॉट देयर, उधर नहीं, ठीक है ना, तो डोंट लाफ, मत हंसो, ठीक है, तो वहां मत हंसो, डोंट लाफ देयर, वहां मत हंसो। इसमें नेगेटिव हो गया भाव, ये कि वहां मत हंसो, इधर हंस लो भाई, कहने का तात्पर्य ये हुआ। अब जैसे मान लीजिए हम आज आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं आपको, और छोटी छोटी चीजों से आप बड़े बड़े चीजों को बनाना सीख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब लिखना है कि कमरा साफ करो, तो क्लीन, क्लीन द रूम, कमरा निश्चित है ना, एक डेफिनेट नाउन है ये, तो क्लीन द रूम, कमरा साफ करो, कमरा साफ करो, ठीक है ना, तो अब ये हुआ कमरा साफ करो। अब क्या करना है कि कमरा साफ मत करो करना है, तो इसमें क्या होगा, इसको आप लेट से भी कर सकते हो, लेट द रूम, लेट द रूम, लेट द रूम। अब क्या करना है, इसको पैसिव बना देते हैं, तो अब नेगेटिव बनाना है कि कमरे को साफ मत करो, यानी मत करो, तो लेट द रूम नॉट, नॉट बी क्लीन्ड हो जाएगा, CLEANED, ये हमने पैसिव कंस्ट्रक्शन में लिखा है इसको, लेट द रूम नॉट बी क्लीन्ड, कमरे को साफ मत करो। हर अर्थ जो है वही हुआ, जो डू नॉट में है ना वही इसमें आ जाता है। कि लेट का मतलब क्या होता है, लेट का मतलब वैसे शुड होता है, क्या होता है, शुड, और वैसे हम लेट का मतलब है ऐसा करने दो, दो, ठीक है ना, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, लेट हिम ड्रिंक, उसे पीने दो, लेट हिम सिट, उसे बैठने दो, लेट हिम वॉच द टीवी, उसे टीवी देखने दो, और जैसे लेट हिम गो आउट, उसे बाहर जाने दो, ठीक है ना, तो इस तरह से लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो, ठीक है, जो भी काम किसी को करने दो। अब मान लीजिए मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, ये हुआ, क्या हुआ, लेट मी स्पीक। अब क्या बोलते हैं, लेट मी स्पीक। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि जो लेट के बाद में हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में वर्ब, बेयर वर्ब, यानी बेयर वर्ब होगा, यानी कि विदाउट टू वाला आपको इंफिनिटिव यूज करना है। ये इंफिनिटिव है और लेकिन बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं इनको,
क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। एक होता है टू वाला इन्फिनेटिव होता है, एक बेयर इन्फिनेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव का यूज हम कब करते हैं, जब लेट लगेगा, लेट लग के ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में हम स्पीक लगा देंगे। अगर हम मान लीजिए जैसे लिखते हैं कि लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, ठीक है ना, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। तो इसमें क्या करेंगे कि मुझे बोलने दो। अब आप अगर मान लीजिए अलाउ से करते हैं, अब ALLOW, अलाउ मी, ठीक है ना, अलाउ मी। अब अगर आप स्पीक लिखना चाहेंगे तो आपको टू लिखना पड़ेगा, अलाउ मी टू स्पीक, मुझे बोलने दो, ये मतलब हुआ। अलाउ लगाएंगे तो आपको टू लिखना होगा, क्योंकि इसका अर्थ लेट और अलाउ एक ही चीज है दोनों। लेट से अगर आप कर रहे हैं तो आप टू नहीं लगा सकते हैं, यहाँ वह ऑब्जेक्ट के बाद टू नहीं लगाएंगे। अगर आप अलाउ लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद में टू लिखना आपको जरूरी होगा। तो ये हुआ। तो अलाउ मी टू स्पीक, मुझे बोलने दो, मुझे लिखने दो, तो क्या होगा, लेट मी राइट, मुझे लिखने दो, ये हुआ, ठीक है ना, मुझे लिखने दो। तो इस तरह से आप चीजों को बना सकते हो। तो अब जैसे मान लीजिए आगे हम आपको जैसे अब लिखते हैं कि जैसे अब लिखते हैं कि समय समाप्त हुआ, तो कैसे लिखते हैं, द टाइम, समय खत्म हुआ, द टाइम इज ओवर, समय खत्म हुआ। अब समाप्त को क्या बोलते हैं, ओवर बोलते हैं। द टाइम इज ओवर, समय खत्म हुआ, समय समाप्त हुआ, समाप्त होने को बोलते हैं ओवर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लीजिए कि अब आगे हम लिखना चाहते हैं कि तुम कहाँ हो, तो वेयर, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, सुनवाता है क्या, तुम कहाँ हो, तुम्हारा क्या नाम है। तीसरा मान लीजिए तुम्हारा नाम क्या है, तो वाट लगा करके क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे यहाँ और एस वाट्स का मतलब व्हाट इज, तो व्हाट इज पूरा नहीं बोलते, वाट्स बोलते हैं। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, ठीक है ना। तो वो कहेगा, क्या जवाब देगा, माय नेम, नाम जवाब कैसे देना है, माय नेम इज, आप यहाँ अपना नाम बोल सकते हैं, माय नेम इज राजू, माय नेम इज महेश, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने अनुसार आपका जो नाम होता है XYZ, आप जो भी है ना XYZ, जो भी आपका नाम है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और उसके बाद में अगर मान लीजिए हम लिखते हैं कि अब इस तरह से मान लीजिए आप कोई भी चीज पूछ सकते हैं। अब कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो फ्रॉम को आप पहले लिख सकते हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ से आ रहे हो। अगर मान लीजिए हम फ्रॉम को अंत में लगाएं तो लगा सकते हैं, फिर फ्रॉम यहाँ नहीं लगेगा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रही हो, तो दोनों तरफ से वाक्य सही बनता है। जैसे मान लीजिए फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ से आ रही हो, ये पहले तो हम क्यों लगा लेते हैं, ये सहूलियत होता है थोड़ा बोलने के लिए, थोड़ा सा जल्दी से निकलने में, बोलने में थोड़ा रफ्तार से बोल जाते हैं कि फ्रॉम वेयर कहाँ से, फ्रॉम वेयर कहाँ से, ठीक है ना। तो अब इस तरह से, तो फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ से आ रही हो, अब तुम कहाँ से आ रही हो, तो फिर यहाँ नाउ लग जाएगा, अब तुम कहाँ से आ रही हो, तो अंत में हमें लिखेंगे तो इंट्रोगेटिव मार्क लगाना पड़ेगा, अगर बोलेंगे तो उसकी कोई बात नहीं होती, ठीक है। अब कहते हैं तुम अकेले जाओ, तो क्या करेंगे, गो अलोन, अकेले जाओ, ठीक है ना, अकेले जाओ। अगर मान लीजिए कि अगर हम लिखना चाहते हैं शांत रहो, तो क्या करेंगे कि रिमेन साइलेंट, खामोश रहो, ठीक है, या शांति से रहो, शांत रहो, तो आप पीस भी लिख सकते हैं, रिमेन पीस, PEACE, रिमेन पीस, शांत रहो, ये हुआ। अब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि शांत रहो ये हो गया, तो इसमें ये
रिमेन जो है ये आपका स्टेटिव वर्ब है, इसमें कोई काम हो नहीं रहा, ये एक्शन वर्ब नहीं है। तो शांत रहने में उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हाथ पैर हिला करके जब हम कोई काम करते हैं तो वो एक्शन होता है, ठीक है ना। उसके लिए हम एक्शन वर्ब का यूज़ करते हैं। वो एक्टिविटी जो भी हम हाथ पैर हिला करके जो भी काम करेंगे तो उसके लिए हम एक्शन वर्ब का यूज़ करेंगे। अब जैसे मान लीजिए अब बिना हाथ पैर हिलाए अपने शरीर के अंदर कुछ कोई काम करना है, शांत रहना है, दुखी होना है, तो ये सब बिना कुछ किए हो जाता है अंदर, ठीक है ना। तो ये सब क्या है कि एक इनको हम जो है स्टेटिव वर्ब के रूप में समझते हैं और स्टेटिव वर्ब होता है, इनमें कोई एक्शन नहीं होता। तो आगे जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें, तो अगर आप इन चीज़ों के नाम से अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हो तो नाम से क्या है कि ये चीज़ें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। अगर आप सीधे वाक्य बनाना सीखते हो बहुत आसानी होती है। तो इस तरह से हर एक दिन मैं आपको अच्छे से अच्छे वाक्य समझाता रहूँगा। और इसके बाद में जैसे मान लीजिए उसे बुलाओ, ऐसे बोलना है, उसे बुलाओ, तो कॉल हिम, उसे बुलाओ, ठीक है ना। कॉल हिम, उसे बुलाओ, ठीक है हुआ। डोंट कॉल हिम, उसे मत बुलाओ, तो हाँ उसे नहीं बुलाना है ना, तो डोंट कॉल, डोंट डोंट कॉल हिम, उसे मत बुलाओ, ये भी हुआ। अब जैसे मान लीजिए अब कॉल करने की बात है तो मेक ए कॉल, ठीक है ना, मेक हिम ए कॉल, उसे कॉल करो, उसे कॉल करो। डोंट मेक हिम ए कॉल, उसे कॉल मत करो, ठीक है ना। तो इस तरह से मान लीजिए हम बोलते हैं, लिखते हैं। तो कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल का मतलब बुलाना भी हो जाता है, कॉल करना भी हो जाता है। और डोंट कॉल हिम, उसे मत बुलाओ, ये हुआ। अब अगर हम लिखते हैं कि वह, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं कि वह जयपुर में 10 दिन रहा, तो कैसे लिखते हैं, ही ही करके, अब रहने को मतलब स्टे, स्टे का मतलब ठहरना, ठीक है ना। ही स्टेड, अब क्या करते हैं, स्टेड, ही स्टेड, कहाँ रहा वो, इन जयपुर। अब ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जयपुर काफी बड़ा है, तो यहाँ इन के लिए इनका यूज करेंगे प्रेपोजिशन। तो ही स्टेड इन जयपुर, ही स्टेड इन जयपुर, वह जयपुर में रहा 10 दिन तक, ठीक है ना, कम से कम 10 दिन तक। तो एटलीस्ट फॉर 10 डेज, एटलीस्ट फॉर 10 डेज, कम से कम 10 दिन तक, ठीक है ना। तो ही स्टेड इन जयपुर, जयपुर में रहा यानी ठहरा, एटलीस्ट फॉर 10 डेज, कम से कम 10 दिन तक, ठीक है ना, 10 दिन तक रहा। तो 10 दिनों तक, तो यहाँ एस लगा देंगे क्योंकि दिन बहुवचन हो गई। तो वह 10 दिनों तक जयपुर में रहा। तो अब हमें मान लीजिए लिखना है कि क्या तुम कल बाजार गए, क्या तुम कल बाजार गए, ऐसे लिखना है। तो डिड यू, तो क्या बोलेंगे, डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे। यस्टरडे ये क्या है कि जो है यस्टरडे, ये जो है ना, ये अब तो प्रश्नवाचक है। लेकिन अब देखिए, अब हम यस्टरडे क्यों लगाते हैं, ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हम यस्टरडे का यूज करते हैं समय दिखाने के लिए। यस्टरडे का क्या मतलब है, बीता हुआ कल। तो इसी तरह से मान लीजिए हम इनका भी यूज कर सकते हैं, इसमें एडवर्ब के तौर पर इन का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ अदर डे का यूज कर सकते हैं, हम यहाँ एगो का यूज कर सकते हैं, हम यहाँ लास्ट मंथ लिख सकते हैं, लास्ट डे लिख सकते हैं, लास्ट नाइट लिख सकते हैं, लास्ट वीक लिख सकते हैं, लास्ट ईयर लिख सकते हैं। ये सारे जो एडवर्बियल्स हैं ये पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। और ये टेंस जितने भी होते हैं ना, टेंस के अकॉर्डिंग मान लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो टेंस जितने भी होते हैं इनके सबके अपने अपने एडवर्ब होते हैं। और ये एडवर्ब जो होते हैं इनकी पहचान बतलाते हैं इंग्लिश में। और ये पहचान कभी कभी अगर दी जाती है तो हम उसको भरना काफ़ी आसान होता है। खालिस्तान में भरना, वर्ब भरना, करेक्ट वर्ब भरना आसान होता है। कभी कभी एडवर्ब नहीं भी दिए जाते हैं तो कैसे होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि या तो उसके साथ कोई वाक्य आया होता है, हम उसके वर्ब को देख लें, वर्ब से पता चल जाएगा। या फिर हम मान लीजिए कुछ वहाँ समय सूचक शब्द कोई दिया होगा तो उसे भी पता चल जाएगा। या फिर कुछ भी नहीं है ऐसा, तो फिर उसमें क्या करते हैं, कई बार हम ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा समझ करके कि ये बात
वर्तमान की है या भूतकाल की है या भविष्य की होनी चाहिए, कब की होगी। तो इस तरह से उसको सोच करके थोड़ा सा पता लगाना जरूरी होता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। फाइंड आउट करके उसको हम फिर आगे नोट करते हैं। तो आज का हमारा एक बहुत ही छोटा सा ही वीडियो था। आगे हम आपके लिए बहुत अच्छे से जो है हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाएं हम आपको बताते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।